नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। राहुल गांधी कांग्रेस का एक बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी राजनीति में उन्हें इमेच्योर या फिर नॉन सीरियस करार दिया जाता है। राजनीतिक सफर में 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें राजनीति में उतना परिपक्व नहीं माना जाता। लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो या कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक इमेच्योर इमेज को राजनीति में खत्म करने की कोशिशें हैं। अब एक नया स्टेप उनकी तरफ से लिया गया है। ये स्टेप क्या है और क्या एक नई रणनीति राहुल गांधी अपना रही है, इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर सरदाना से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, क्योंकि एक वीडियो शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपना शेयर किया है, अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, और इसमें वो एक सब्जी वाले रामेश्वर को अपने घर खाने पर इनवाइट करते हुए नजर आए हैं। वो उनके घर पहुंचे हैं, खाना राहुल ने खुद परोसा है। क्या ये एक नई रणनीति है राहुल गांधी की? क्योंकि इसी तरीके के कुछ घटनाक्रम दूसरी पार्टी के किसी बड़े लीडर द्वारा भी देखे जाते हैं। देखिए, ये जो जेस्चर्स हैं, राजनीति में जेस्चर्स का बहुत मतलब होता है। कई बार तो ये इसलिए दिखाए जाते हैं जेस्चर कि हमें लगता है कि इससे पहले कि कोई दूसरा ऐसी कोई बात कर जाए तो हम उस बात में आगे आकर अपना एक इमेज बनाने की कोशिश करें। चाहे वो यात्रा है, चाहे किसी को खाने पे बुलाना है, या किसी के घर में जाके खाने पे बैठना है, या किसी साधारण सी दिखने वाली चीज को हमने ये सिद्ध करना है कि ये हम इसके साथ इन्वॉल्व हैं और इसकी चिंता करते हैं। ये यूनिवर्सल है और लोकतंत्र में ये चीजें सिंबल बन गई हैं। और जब सिंबल बन जाती हैं चीजें, उनके पीछे एक धारणा बनने लग जाती है कि ये दिखावा है। जब दिखावा चलता है तो कब से कब हुआ, कैसे हुआ। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक व्यक्ति था, वो बात कर रहे थे गरीबी की। वो कहने लगे कि हम गरीब हैं तो हमारे घर में खाना भी नहीं है, हमारे घर में कोई एमिनिटीज भी नहीं है। तो दूसरे ने कहा, भाई तुम तो अकेले गरीब हो, मेरा तो नौकर भी गरीब है, मेरा ड्राइवर भी गरीब है, मेरा माली भी गरीब है, मेरे सारे रिश्तेदार भी गरीब है और मैं भी गरीब हूँ। तो गरीबी की डेफिनेशन बदलती रहती है, लेकिन आम जन इस बात को समझते हैं कि गरीब के घर में खाना खाना, गरीब के घर में जाना या यात्रा करना, आप सीधा साधा कहें कि हम गरीब के लिए काम करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। तो सिंबॉलिक कई बार चीजें जो होती हैं वो इफेक्ट की बजाय यूं बूमरैंग भी कर जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर फिर क्वेश्चन उठने लगते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और जहां तक आपने राहुल गांधी की बात करी है, एक्चुअली राहुल गांधी जी राजनीति के लिए नहीं बने हैं, उनको जबरदस्ती राजनीति करवाई जा रही है। एक बार तो मैंने मजाक मजाक में कह दिया था कि राहुल गांधी जी एक तरह से कांग्रेस के बंधुआ हो गए हैं। कांग्रेस अपने इमेज के लिए राहुल गांधी का प्रयोग कर रही है। जो काम वो नहीं करना चाहते वो उनसे करवाया जा रहा है। तो भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो राहुल गांधी की योग्यता है उसको देश के निर्माण में कहीं और इस्तेमाल कर लीजिए। अगर उनको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये बात उनकी एक स्टेटमेंट से पता चलती है हमें, जब उन्होंने ये बात कही थी कि राजनीति या सत्ता, हम सत्ता कह देते हैं, सत्ता एक जहर है। जो व्यक्ति सत्ता को जहर समझता है तो क्या कांग्रेस उनको जबरदस्ती जहर पिलाना चाहती है? ये सवाल किया जा सकता है। हालांकि ये सवाल उस सेंस में नहीं है, लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर राजनीति उनके इंटरेस्ट का विषय नहीं है तो उन्हें बार बार ऐसे सिंबॉलिक कार्य करा के राजनेता सिद्ध करने की कोशिश, मुझे लगता है कि उनके साथ भी अन्याय है, देश के साथ भी अन्याय है, और सबसे बड़ा अन्याय कांग्रेस के साथ है। क्योंकि जो कांग्रेस अपने आप को भारत की स्वतंत्रता का एकमात्र कारण बताती है, उसकी ये स्थिति हो गई है कि उसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है लोकसभा में। तो ये कुल मिला के हम बात कर सकते हैं कि सिंबॉलिक राजनीति हमेशा फायदा नहीं देती, नुकसान भी करती है।
जी, जिस तरीके से पहले ये घटनाक्रम जो अब देखे जा रहे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना स्टाइल है और मैं कहूंगी कि राहुल गांधी इस वक्त जिन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेप्स है उस दौर से जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे या फिर नॉर्मली लड़ा करते थे। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस स्ट्रैटेजी बदलकर इस रणनीति पर चल रही है कि जैसे आपके प्रतिद्वंदी हैं वैसे ही बन जाइए, शायद जीत मिल जाए? देखिए, जहां तक हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, वो बहुत परिपक्व राजनेता हैं और परिपक्व होने के साथ साथ मैं उन्हें चतुर राजनेता भी मानता हूँ। उनको ये पता है कि कौन सी वस्तु और कौन सी बात कहाँ और कैसे कहनी है, और हमारे विपक्ष की एक विडंबना है कि वो वही बात करती है जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बात मैदान में छोड़ देते हैं और सारा का सारा विपक्ष उसी के ऊपर लग जाता है और उसी का जवाब देने में लग जाता है। अपना एजेंडा वो भूल जाते हैं कि हम क्या करना चाहते थे, और नरेंद्र मोदी जी उस बात का फायदा उठाते हैं और उस बात का फायदा उठाते हैं तो फिर कांग्रेस कभी राहुल गांधी जी की का उपयोग करती है, कभी उनकी इमेज का उपयोग करती है, कभी उनकी पदयात्रा का उपयोग करती है, कभी उनके जेस्चर्स का उपयोग करती है, कभी उनकी टी शर्ट का सर्दी ना लगने का, ऐसी बहुत सारी तपस्या वाली बातें उनकी जो है दिखा के उनके मुकाबले में उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो है बहुत एरिस्टोक्रेट हैं और हमारे राहुल गांधी जी बहुत साधारण हैं। देखिए, साधारण होना एक गुण तो हो सकता है, लेकिन देश चलाने के लिए साधारण होना कोई गुण नहीं है, क्योंकि उनसे साधारण बहुत हैं। हो सकता है और मैं और आप राहुल गांधी से भी साधारण हों, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें सत्ता दे दी जाए। जैसे कई बार एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे राजनेता बनना चाहिए। आप किसान के बेटे हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या किसान का बेटा ही सत्ता कर सकता है? सत्ता के लिए योग्यताएं अलग होती हैं। आप चाहे किसान के बेटे हों, चाहे व्यापारी के बेटे हों, चाहे अध्यापक के बेटे हों, लेकिन अगर आपके पास सत्ता चलाने की इच्छा और गुण नहीं है तो किसी के बेटे होने से आपको यह अधिकार नहीं मिलता है। इसी तरह से राहुल गांधी चाहे एक राजनैतिक परिवार में पैदा हुए हैं और उनकी विरासत राजनीति की है और उनके राजनेता जो जितने भी उनके पूर्वज हुए हैं उन्होंने बलिदान भी दिए हैं, लेकिन इन सारी बातों से उनके अंदर वो गुण उत्पन्न नहीं होते कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में उतने मैच्योर काम कर सकें और उनके ट्रैप में ना फंसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को अपने ट्रैप में फंसा देते हैं और विपक्ष उन्हीं की बातों के ऊपर चलता है और अल्टीमेटली यही होता है कि इंडिया बना लिया, लेकिन इंडिया बनाने के बाद ये डिसाइड करने में दिक्कत होगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अब सारे ही प्रधानमंत्री इंडिया में आ गए तो मेरे को लगता है कि संसद में तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा कीमत तो सांसद की रह जाएगी, बाकी सब प्रधानमंत्री और सांसद सबसे महत्वपूर्ण। तो ऐसी कुछ चीजें जो हैं विपक्ष अभी समझ नहीं पाया और राहुल गांधी जो कि राजनीति के लिए मैं बार बार कहता हूं नहीं बने हैं। एक साधारण उनकी इच्छा शक्ति है इसके बारे में, देश चलाने के बारे में, तो वो हमें उनकी बहुत सारी क्रियाकलापों से दिखता है। जब कभी भी संसद का कोई बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है या तो अनुपस्थित होते हैं या बीच में से उठ के चले जाते हैं, और जब भी कभी कांग्रेस का कोई महत्वपूर्ण सत्र होता है तो विदेश यात्रा पे होते हैं। तो इससे ये लगता है कि उनकी राजनीति में रुचि इतनी नहीं है, तो हमें उनको कंपेल भी नहीं करना चाहिए, हमें उनका विकल्प ढूंढना चाहिए और ये देश के हित में रहेगा। अगर कांग्रेस देश का हित चाहती है तो उन्हें जबरदस्ती कोई भी नेता नहीं थोपना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए। अपने लीडर्स को ग्रूम करिए, उन्हें सिखाइए, नरेंद्र मोदी जी से सीखिए, उनकी टीम से सीखिए, और बहुत कुछ लोग हैं सीखने वाले, उनसे सीखना चाहिए हमें। मैं तो यही बात कहूंगा। जी सर, इसके साथ साथ क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में रुचि कम नजर आती है और इसलिए उन्हें राजनीति में अपना हाथ कम आजमाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो इस तरीके के घटनाक्रम हो कि कभी मैकेनिक बन जाते हैं, बाइक ठीक करना सीखते हैं, कभी अंबाला से ट्रक में ट्रैवल करते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में छात्रों से मिलने पहुंच जाते हैं। देखिए, क्या आपको लगता है कि कहीं या फिर कैसे ये नई रणनीति राहुल गांधी को लाभ दे सकती है? देखिए, राहुल गांधी की राजनीति में
आपका व्यक्तिगत कोई लाभ और हानि नहीं होता, जो है वो सामूहिक है और देश का है। अगर आपके क्रियाकलाप जो हैं या आपकी जो जितने भी आपने योजनाएं बनाई हैं या उसको प्रमोट करने के लिए जितने भी कार्य आपने किए हैं, उसमें आपकी इमेज तो बनी है, लेकिन देश को कोई फायदा नहीं हो रहा। आप टीवी स्क्रीन के ऊपर बहुत देर तक आ सकते हैं, आप डिस्कशन का विषय बन सकते हैं, आप हेडलाइंस का विषय बन सकते हैं, लेकिन देश के विकास में, देश की प्रगति में उसका कितना योगदान रहेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है और हमें इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारा एक और ड्रॉबैक है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये होती है कि जो मेरे मन में है देश के लिए मैं खुल के कह सकूं, किसी को अब्यूज कर सकूं, दूसरे को नीचा दिखा सकूं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, मेरे विचार खुले रूप में रखने की मेरे संभावना मिले तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी तरह मेरे क्रियाकलापों की भी स्वतंत्रता है। मैं कहीं खाना खाऊं, कहीं जाऊं, कहीं रहूं, कैसा पहनूं और कैसे विचार रखूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। लेकिन उसके पीछे जब हम राजनीति में, सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, तो हमें ये बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि चलो आया गया हो गया। इसके ऊपर बहुत से लोगों का भविष्य, बहुत से देशों का भविष्य, बहुत से राजनीतिक देश के जो है आगे की योजनाओं का भविष्य निर्भर करता है। तो इसलिए हमें उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब आप नरेंद्र मोदी जी की बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, वो जब कभी भी बात करते हैं अपनी योजना के आखिर तक का वो नियम बताते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। उन्होंने बताया कि मैं 2027 तक या अगली जब मेरी टर्म आएगी, मैं भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। तो नेचुरली उनके मन के अंदर एक इच्छा है और उनके पास कोई रोड मैप है। अपोजिशन क्या करती है, विपक्ष क्या करता है? विपक्ष हो, राहुल गांधी उनके नेता हैं, तो उन विपक्ष को लीड करना उनका काम है, चाहे वो कर पाए या ना कर पाए। विपक्ष को चाहिए कि वो उनको इस बात के लिए क्रिटिसाइज ना करें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बल्कि ये पूछें कि आप कैसे करेंगे, ये बताइए। आज तक ऐसा किसी ने नहीं पूछा। सब ये कहते हैं कि जुमलेबाजी है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आप रोड मैप बताइए, आप कैसे करेंगे, अभी हम कहाँ पे हैं और आगे ले जाने के लिए आपके पास क्या योजना है। तब तो जनता को बात समझ आएगी और आपकी सीरियसनेस भी पता लगेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप नरेंद्र मोदी जी को एक क्लियर फील्ड दे रहे हैं कि आप खेलते रहिए, गोल करते रहिए, हम बाहर बैठे ताली बजाते रहेंगे। यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी सर, इसके साथ साथ क्योंकि राहुल गांधी जो करते हैं उसका फायदा ऐसा कहा जा सकता है कि ना सिर्फ राहुल गांधी को होता है बल्कि पूरी कांग्रेस को होता है। क्योंकि इसमें अगर हम सबसे पहला उदाहरण ले तो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते और उसके बाद चुनाव जीते कर्नाटक में। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस को मिल रहा है? देखिए कि राहुल गांधी के काम का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा किसी भी पार्टी को होता है, ना कांग्रेस को होता है ना भाजपा को होता है। हाँ, दोनों को एक विषय मिलता है और भाजपा बहुत सारी जगहों के ऊपर उसका फायदा उठा लेती है। अब कर्नाटक में चुनाव हुए या हिमाचल में चुनाव हुए, वहां कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी की वजह से जीती हो ऐसा नहीं है। वहां उन्होंने कुछ योजनाएं ऐसी घोषित की जो लोगों को लुभा गई, चाहे वो मुफ्त में कुछ चीजें बांटने की थी या ओल्ड पेंशन स्कीम थी। ऐसी कुछ चीजें उन्होंने अनाउंस की और उसकी वजह से या जो पहले की भाजपा की सरकारें थी उन्होंने कुछ ना कुछ कार्य ऐसे किए थे जो जनता को लगा कि अपने जो उनके घोषणा पत्र हैं उनके अनुरूप नहीं थे, या उसमें कुछ भ्रष्टाचार था, या जो हम उनसे चाहते थे वो उन्होंने हमें नहीं दिया। तो ऐसी बातों की वजह से जीत और हार हो जाती है। एक व्यक्ति की वजह से अगर जीत हार होनी होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत जगह कर्नाटक में बहुत प्रचार किया था, क्यों हार गई भाजपा।
हिमाचल में भी हुआ था, वहां भी भाजपा हार गई। तो जीत और हार के फैक्टर हर बंदा, हर पार्टी एनालाइज करती है। और मैंने आपको पहले भी शायद एक बार कहा था कि अगर क्रिकेट का मैच है, टॉस जीतने के बाद कैप्टन कहता है कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, और वो टीम जीत जाती है तो कहते हैं क्या अच्छा डिसीजन लिया था। और अगर टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने पे टीम हार जाती है तो सब कहते हैं इसको तो आता ही कुछ नहीं, इसको तो बैटिंग करनी चाहिए थी। तो ये एनालिसिस बहुत बाद में होते हैं, लेकिन जो आपके अंदर मैच्योरिटी है, आपका एक्सपीरियंस है, आप अपनी टीम से बात करके डिसाइड करते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो जीत के नजदीक पहुंचने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। और मैच्योर राजनेता का यही एक लक्षण होता है। और इसीलिए अभी तक देश को नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं ढूंढ पाया है कोई भी, चाहे वो भाजपा में हो चाहे भाजपा के बाहर हो। भाजपा में भी कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे नेताओं के नाम लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसी पब्लिक अपील अभी तक किसी नेता के पास भाजपा में भी नहीं है, और उसके बाद विपक्ष के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए एक क्लियर फील्ड सा दिखता है भाजपा के लिए अभी तक जो 2024 के चुनाव हैं। लेकिन राहुल गांधी शायद जितना भी अपना योगदान इस राजनीति में कर रहे हैं, उसका फायदा उठाने के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। वो बॉलिंग करते हैं, वो छक्का मार देते हैं, तो विकेट तो गिर नहीं रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो मैच है भाजपा के पक्ष में जा रहा है। जी, मैच भाजपा के पक्ष में जा रहा है। लेकिन यूपी में अभी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं अजय राय। उन्होंने एक बयान जारी किया है अध्यक्ष बनने के बाद। वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से एक बार पहले अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी हुआ था, एक बार फिर से ऐसा हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि अगर अमेठी में राहुल गांधी उतरते हैं, एक बड़ा नाम वो उन्हें बता रही है, कह रही है? देखिए, मैं अभी आपकी आवाज नहीं सुन पाया, लेकिन फिर भी जो मैं उससे अंदाजा लगा पाया हूँ वो यही है कि जो चुनाव के विश्लेषण के अलावा भी राजनीति बहुत कुछ होती है, कि जिसके पास नेतृत्व अच्छा है, विचारक अच्छे हैं, योजना अच्छी है और पब्लिक से कनेक्ट करने वाले उनके, मैंने आपको फिर भी कहा था कि ये जो डिसीजन है ये बाद में ही होता है कि कौन ठीक था कौन गलत था। 2024 में सत्ता का फाइनल होने वाला है, यानी लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में तैयारियां दोनों ही दलों की तरफ से की जा रही है। कहीं नई रणनीति बन रही है तो कहीं रणनीति बनकर अब उस पर अमली जामा भी पहना दिया गया है। देखना यह है कि भाजपा या कांग्रेस किसकी रणनीति सफल होने वाली है। तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।